नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के YouTube चैनल पर एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर। आज की क्लास हमारी BA द्वितीय वर्ष के छात्रों हेतु इतिहास विषय की होगी। इतिहास विषय के दौरान बात की जाए तो निरंतर राजस्थान का इतिहास पढ़ रहे हैं। राजस्थान के इतिहास के तहत जो राजस्थान में प्रचलित कुप्रथाओं के बारे में हम पढ़ रहे हैं। मुख्यतः राजपूत जाति में जो प्रचलित कुप्रथाएं हैं और उस समय जो राजस्थान में जो प्रचलित कुप्रथाएं उनका जिक्र करें, जिसके तहत हमने पिछली क्लास में पढ़ी थी दास प्रथा। हमने देखा किस तरीके से जो व्यक्तियों को यानी कि महिलाओं को और पुरुषों को दास बना लिया जाता था और एक गुलाम की तरह उनके द्वारा जो जीवन व्यापन किया जाता था। तो ये प्रथा जो एक सामाजिक बुराई का रूप धारण कर लेती है। मध्यकाल के दौरान हमने देखा किस तरीके से जो आधुनिक काल में इस प्रथा पर रोक लगाई जाती है। और उसी क्रम में आज हम बात करने वाले हैं जो सामाजिक बुराई की बात की जाए टीका प्रथा है, जिसके वर्तमान समय में भी हमें कुछ अवशेष देखने को मिलते हैं। टीका प्रथा की बात करने वाले हैं, उसके पश्चात हम पर्दा प्रथा की बात करने वाले। जो सामाजिक बुराई और कुप्रथाएं हमें जो मध्यकाल के दौरान जो राजपूत जाति में भी इसका प्रचलन हमें सर्वाधिक देखने को मिलता है और बाकी समाज में भी हमें इसका प्रचलन देखने को मिलता है। तो आज हम टीका प्रथा और पर्दा प्रथा जो कुप्रथाएं राजस्थान में उस समय प्रचलित थी उसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा हम जानेंगे वर्तमान समय में भी इनके कुछ अवशेष हमें जो समाज में आज भी देखने को मिलते हैं। इस प्रथा का प्रचलन कुछ कम जरूर हो गया है, लेकिन इसके अवशेष हमें जरूर देखने को मिलते हैं। तो बात करते हैं टीका प्रथा की। ये टीका प्रथा क्या होती है? टीका प्रथा के बारे में साधारणतः आप सभी जानते होंगे। सभी जो बात की जाए आज भी समाज में, हमारे कई समाजों में, चाहे किसी समाज में देख लो, इस प्रथा का जो अवशेष हमें देखने को मिलता है। जैसा कि हम किसी लड़की या कन्या की सगाई की जाती है और उसके उपलक्ष्य में जो उपहार और भेंट जो लड़के के परिवार वालों को पहुंचाए जाते हैं उसे टीका प्रथा कहते हैं। सामान्यतः राजपूतों की बात करते हैं तो राजपूतों में इस टीका प्रथा का प्रचलन सर्वाधिक हमें देखने को मिलता है। जब कोई कन्या विवाह योग्य हो जाती है तो उसके पिता के द्वारा जो उचित वर की तलाश की जाती है, जिसके तहत हमने देखा था राजपूत परंपराओं के तहत राजपूत जाति की जो परंपराओं और त्योहारों की हमने बात की, तो सगाई से संबंधित जो परंपराएं हमें इनके अंदर देखने को मिलती है। तो हमने देखा किस तरीके से नारियल भिजवाया जाता था। पहले किसी कन्या के पिता के द्वारा अपनी कन्या के विवाह के प्रस्ताव हेतु जो लड़का होता था, वर होता, उसके वहाँ क्या भिजवाया जाता? नारियल भिजवाया जाता। पुरोहित के साथ भिजवाया जाता था, पंडितों के साथ, और उसके अलावा जो सामंतगण उसके साथ में जाते थे। तो ये परंपरा पहले तो हम बात करें, ये कोई जटिल परंपरा नहीं थी। साधारण सादगीपूर्ण तरीके से इस परंपरा का निर्वहन कर दिया जाता था। टीका प्रथा की अगर बात की जाए, जब किसी लड़की की सगाई की जाती है और उस सगाई के दौरान जब पिता के द्वारा योग्य वर का चयन कर लिया जाता है, तब उस वर के घर पे जो उपहार और भेंट जो टीका अगर बात की जाए किसे कहते हैं? जो तिलक होता है। तो यानी कि जो तिलक लगाकर जो प्रस्ताव पेश किया जाता है किसी लड़की के विवाह हेतु और जो वर का चयन किया जाता है उसे ही टीका प्रथा कहते हैं। अब टीका प्रथा की बात करें, आज भी तुम देखोगे समाज में इसका प्रचलन हमें देखने को मिलेगा। जैसे ही किसी लड़की की यानी कि किसी कन्या की सगाई की जाती है तो लड़की वालों की तरफ से जो लड़के वालों को क्या गिफ्ट उपहार दिए जाते हैं, कुछ पैसे दिए जाते हैं, कपड़े वगैरह दिए जाते हैं, मिठाइयाँ भिजवाई जाती, ये भी परंपरा रही। सामान्यतः ये मध्यकाल के दौरान राजपूतों में काफ़ी जटिल हो जाती है। आज भी तुम देखते हो ये दहेज जो सामाजिक बुराई है उसी का दूसरा रूप क्या है? टीका प्रथा है। ये विवाह से पहले जो वर पक्ष को क्या दिया जाता है? पैसे, उपहार वगैरह, गिफ्ट वगैरह, भेंट वगैरह दी जाती है, उसे ही टीका प्रथा कहते हैं। अब टीका प्रथा में बात की जाए तो राजपूतों के द्वारा जब अपनी कन्या की सगाई की जाती थी तो वर पक्ष की तरफ जो भेजे जाते थे उनके द्वारा उपहार, भेंट वगैरह और नगद उपहार जो रुपए वगैरह, पहले तो ये सामान्य तरीके से संपन्न हो जाता था, जिसके तहत 1 रुपया नारियल दे दिया जाता। सादगीपूर्ण तरीके से आज भी तुम देखोगे समाज में ऐसे उदाहरण मिलते हैं कि सादगीपूर्ण तरीके से ही जो क्या किया जाता है, सगाई वगैरह की जाती है। तो उसमें जो पहले तो 1 रुपया नारियल भेज दिया जाता था, उसके अलावा एक सोने की मोहर वगैरह भेज दी जाती थी। साधारण तरीके से होता था। लेकिन धीरे धीरे जो ये क्या होता है, इसमें जो बात की जाए जो एक सामाजिक बुराई का रूप धारण कर लेता है और धीरे धीरे ये जो टीका प्रथा जटिल हो जाती है। इसमें क्या भेजने की जो महंगे महंगे उपहार भेजने की प्रथा शुरू हो जाती है। इसमें घोड़े वगैरह भेजने की है, हाथी वगैरह भेजे जाते हैं और जो
उपहार है, कई आभूषण वगैरह जो इसमें भेजे जाते हैं, तो ये प्रथा क्या हो जाती है, एक तरीके से जो अभिशाप बन जाती है। ठीक है, अब किसी भी राजपूत जाति से संबंधित ले लो या किसी भी, तो उसमें जो कन्या का विवाह करना जो काफ़ी मुश्किल हो जाती है। इसी कारण तो हमने देखा इन ऐसी प्रथाओं के कारण, दहेज प्रथाओं के कारण, टीका प्रथाओं के कारण ही जो कन्या वध हत्या है, जो वध प्रथा है, वह प्रचलन में आ जाती है। इसी कारण जो कई राजपूतों के द्वारा हमने देखा कि कन्या का जन्म होते ही उसे जो अम्ल सुंघा के, अम्ल पिला के या उसका गला दबाकर उसकी क्या कर दी जाती थी, हत्या कर दी जाती थी। ठीक है, अब जो ये है जो काफ़ी जो विकट रूप धारण कर लेती है, ये जो धीरे धीरे सादगीपूर्ण तरीके से ना होकर अब ये काफ़ी खर्चीली हो जाती है टीका प्रथा। इसमें अनिवार्य रूप से जो बड़े बड़े उपहार वगैरह इन्हें देने पड़ते हैं। अब तो वर पक्ष की तरफ से भी, जो वर का पिता है, वर उनकी तरफ से भी जो टीका है इसमें उपहार की मांग की जाने लगती है। और आज भी तुम देखते हो समाज में कई उदाहरण हैं, कोई नौकरीशुदा लड़का है या कोई ऊंचे घराने से ताल्लुक़ रखने वाले लड़के, तो ये आज भी दहेज की मांग करते हैं। और जिसके तहत हम देखते हैं टीका प्रथा होती है, उनके हाथ में जो सगाई से पहले ही जो नगद पैसे देने का रिवाज हमें देखने को मिलता है, कई महंगे उपहार वगैरह दिए जाते हैं। तो अब लड़के के पिता के द्वारा भी जो टीके की क्या की जाने लगती है, मांग वगैरह की जाने लगती है। और समाज में ऐसे उदाहरण आज भी आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये एक तरीके से जो दहेज प्रथा है उसी तरीके से सामाजिक बुराई का रूप धारण कर लेती है। अब टीका प्रथा से आप क्या समझे, साधारण भाषा में अगर बात की जाए तो किसी भी लड़की की सगाई के पश्चात, सगाई के समय जो वर पक्ष को मूल्यवान यानी कि जो उपहार वगैरह, भेंट वगैरह दी जाती है, उसे क्या कहते हैं, टीका प्रथा कहते हैं। जो नगद उपहार उनके द्वारा दिया जाता है। ठीक है, जो तिलक करके, लड़के का तिलक करके पहले तो साधारण तरीके से हो जाता है, चावल जो भेजे जाते हैं उनमें जो मोती वगैरह साथ में भेजने की प्रथा, ये खर्चीली प्रथा शुरू हो जाती है। कौन, टीका प्रथा। और इसी के कारण जो कन्यावध प्रथा प्रचलन में आ जाती है। ये एक सामाजिक बुराई रहती है। आज भी समाज में इसके अवशेष हमें देखने को मिलते हैं, कई जगह इसका प्रचलन हमें देखने को मिलता है। अब बात करते हैं पर्दा प्रथा की। पर्दा प्रथा मध्यकाल के दौरान पर्दा प्रथा का जो काफ़ी प्रचलन हमें देखने को मिलता है। आज भी इस प्रथा का भी हमें जो अवशेष और इसका प्रचलन हमारे समाज में देखने को मिलता है। मुख्यतः राजपूत जाति में इस पर्दा प्रथा का प्रचलन काफ़ी जो मध्यकाल के दौरान हमें देखने को मिलता है। पर्दा प्रथा की बात करें तो इसके जो ऐतिहासिक साक्ष्यों की बात करें तो शुरुआती तौर में प्राचीन काल में हमें पर्दा प्रथा के कोई जो अवशेष नहीं मिलते। और हमें देखने को मिलता है कि प्राचीन काल में जो पर्दा प्रथा प्रचलन में थी, नहीं महिलाओं को स्वतंत्रता थी, उनके अधिकार, उनको खूब अधिकार दिए गए थे। और जो हम देखते हैं जितने भी धार्मिक अनुष्ठान पूर्ण किए जाते थे, जिसमें यज्ञ वगैरह पूर्ण किए जाते, तो उसमें महिलाओं की उपस्थिति क्या होती थी, ज़रूरी होती थी। और समाज में महिलाओं का जो सम्मान था और उनकी अच्छी खासी जो बात की जाए प्रतिष्ठा हमें देखने को मिलती है। लेकिन धीरे धीरे हम देखते हैं कि महिलाओं की प्रतिष्ठा गिरती चली जाती है और उनकी स्वतंत्रता सीमित कर दी जाती है। मुख्यतः हम देखते हैं जो यही मध्यकाल के दौरान जो विदेशी आक्रांत आते हैं, यानी कि विदेशी मुस्लिम आक्रमणकारी आते हैं, तो उन मुस्लिम आक्रमणकारियों के द्वारा क्या किया जाता है, जो स्त्रियां होती है उनको जबरन उनका अपहरण कर लिया जाता है और ज़बरदस्ती उनके साथ विवाह किया जाता है। अब उनकी जो कुदृष्टि, बुरी नज़र जो महिलाओं पे पड़ती है और उसी से उनकी कुदृष्टि और बुरी नज़र से महिलाओं की रक्षा करने हेतु ये पर्दा प्रथा प्रचलन में आ जाती है और ये धीरे धीरे समाज का एक भाग बन जाती है और ये बहुत ही ज़्यादा जटिल हो जाती है आगे। राजपूतों में तो तुम देखो कि पर्दा प्रथा आज भी कई जगह राजपूतों में पर्दा प्रथा का प्रचलन काफ़ी जो कठिन है। हम देखते हैं जो पर्दा उनके द्वारा पूरे शरीर को ढकने की ये प्रथा रहती है, जिसमें किसी तरीके से उनका मुंह दिखाई नहीं देता। ये मूलतः घूंघट वाली प्रथा ही है, ये पर्दा प्रथा घूंघट को ही कहते हैं। ठीक है, तो आजकल तो ये इसकी जो अगर बात की जाए कुछ अंश तक जो ये पर्दा प्रथा कम हुई है। हम देखते हैं जैसे जैसे महिलाएं शिक्षित होती जा रही है तो उनके द्वारा ऐसी कुप्रथाओं का क्या कर दिया गया, त्याग कर दिया गया है। तो ये जो उस समय जो मध्यकाल के दौरान हमें प्राचीन काल में हमें जो ज़्यादा साक्ष्य इसके नहीं मिलते, पर्दा प्रथा के कोई भी हमें उदाहरण भी नहीं मिलता है कि यहाँ जो बात की जाए पर्दा प्रथा का प्रचलन प्राचीन काल में रहता है। लेकिन जैसे ही जैसे जो मध्यकाल आता है, विदेशी आक्रमणकारी भारत आते हैं जिसमें मुस्लिम आक्रमणकारी मुख्यतः होते हैं, उनके द्वारा भारतीय महिलाओं का अपहरण किया जाता है और
उनके साथ ज़बरदस्ती विवाह कर लिया जाता है। तो इससे भारतीय समाज के द्वारा, मुख्यतः राजपूतों के द्वारा, उनको अपनी स्त्रियों की सुरक्षा हेतु इस पर्दा प्रथा का प्रचलन उनमें कर दिया जाता है। ये राजपूत समाज में तो बहुत ही कठोर थी। हम देखते हैं कि जो महिलाओं को किसी तरीके से बाहर निकलने की कोई भी इजाज़त और अनुमति नहीं मिलती थी। ये जनानी ड्योढ़ी होती थी। राजमहल, बड़े बड़े जो राज दरबार होते थे उनमें जनानी ड्योढ़ी यानी जहाँ सिर्फ महिलाएं रहती है, जो उसमें बात की जाए शासकों की पत्नियाँ, उपपत्नियाँ और बाकी महिलाएं, यहाँ पुरुषों को जाने की किसी तरीके से परमिशन नहीं होती। हम देखते हैं जो हरम है, जनानी ड्योढ़ी है, यहाँ पे काम करने वाले कौन होते थे, है कि नहीं, जो थर्ड जेंडर होते थे वही यहाँ काम करते थे अगर काम करने वाले, लेकिन पुरुषों को यहाँ जाने की परमिशन नहीं होती थी। और कोई भी किसी तरह का जो उत्सव आयोजन किया जाता था उस वक्त भी महिलाओं को जो वहाँ नहीं लाया जाता था। और ये बड़े बड़े राजमहल होते, तुमने देखा होगा दुर्ग वगैरह, किले वगैरह, उनमें जो झरोखे होते हैं ना, जालीदार जो होती है, जो खिड़कियाँ होती है, उन्हीं से महिलाओं के द्वारा जो वहाँ पे खड़ी होकर महिलाओं के द्वारा जो वो आयोजन और उत्सव को देखा जाता था। और ये धीरे धीरे जटिल रूप धारण कर लेती है कौन सी, पर्दा प्रथा। उसी दौरान जो महिलाओं के अधिकार और स्वतंत्रताएं यहाँ सीमित हो जाती है। और जैसे कि कई बार जो उत्सव होता था उस वक्त भी जो महिलाओं के द्वारा पालकी का प्रयोग, तुम देखते हो पुरानी पिक्चर वगैरह, सीरियल वगैरह जिसमें दिखाते ना, जब औरतें एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती थी तो पालकी में बैठाकर उनको ले जाया जाता, चारों तरफ से ढकी हुई रहती थी, कोई भी उसका चेहरा नहीं देख सकता था। तो इससे क्या होता है कि महिलाओं का अधिकार वगैरह, उनकी स्वतंत्रता वगैरह वो छीन ली जाती है और महिलाएं तो सिर्फ एक भोग विलास की वस्तु मात्र रहकर बनकर रह जाती है। और इससे सामाजिक स्थिति बहुत ही गिर जाती है। किसकी? महिलाओं की। इस पर्दा प्रथा के कारण महिलाओं के कई अधिकार सीमित कर दिए जाते हैं और महिलाओं को शिक्षा से वंचित कर दिया जाता है, उन्हें बाहर नहीं भेजा जाता है। तो इससे क्या होता है, महिलाओं की स्थिति काफ़ी जो गिर जाती है समाज के अंदर। अगर देखा जाए तो वह सिर्फ भोग विलास की वस्तु बनकर रह जाती है। उनके दाम्पत्य और संपत्ति के अधिकार को भी क्या कर दिया जाता है, सीमित कर दिया जाता है। मूलतः उनको इस अधिकार से भी वंचित कर दिया जाता है। कुछ महिलाएं ऐसी हैं जिनके द्वारा आगे बढ़कर जो हम देखते हैं कि समाज में अच्छे उदाहरण पेश किए गए, उनके द्वारा इस पर्दा प्रथा का विरोध भी किया गया, जिसके अंतर्गत जो मीराबाई आती है, हमने देखा कि राणा सांगा के पुत्र की ये पत्नी होती है। और इसके द्वारा जो राजमहलों की ये कुप्रथा का त्याग करके, पर्दा प्रथा ये इसका त्याग करके, और इसके द्वारा जो हमने देखा किस तरीके से जो धार्मिक जो क्रियाएं इसके द्वारा की जाती है। और हम देखते हैं किस तरीके से साधु सन्यासियों की संगत इसके द्वारा की, लेकिन इसको भी काफ़ी कठिनाइयाँ झेलनी पड़ती है। हमने देखा कि किस तरीके से मीराबाई को भी जो परेशान किया जाता है। एक तरीके से समाज में महिलाओं को जकड़ लिया जाता है। और धीरे धीरे आजकल तो शिक्षा का जो प्रचार हुआ, आधुनिक काल के दौरान बात की जाए तो ऐसी कुप्रथाओं का प्रचलन समाप्त होता चला जा रहा है जैसे जैसे लोग शिक्षित, लेकिन आज भी हमें इन ऐसी कुप्रथाओं के अंश जो अपने समाज में देखने को मिलते हैं। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास में हमने जो राजस्थान में प्रचलित कुप्रथाओं के बारे में बात की, जिसके तहत हमने जाना किस तरीके से जो राजस्थान में टीका प्रथा और ये जो पर्दा प्रथा प्रचलन में थी, ये मुख्यतः राजपूत जाति में इसका प्रचलन हमें बहुत ही ज़्यादा सर्वाधिक मात्रा में देखने को मिलता है। आज भी हमें जो समाज के जो विभिन्न समाजों में इसके जो प्रचलन के अवशेष देखने को मिलते हैं। टीका प्रथा के तहत हमने देखा एक तरीके से सामाजिक बुराई थी, जिसमें वर पक्ष की तरफ से जो कन्या पक्ष से जो महंगे महंगे उपहार और गिफ्ट लिए जाते थे, भेंट ली जाती थी, और ये एक सामाजिक बुराई का रूप धारण करती चली जाती है, जिससे कन्या पक्ष के लिए जो विवाह करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी जो कुप्रथा हमें जो राजपूत काल के दौरान देखने को मिलती है, जिसमें पैसों की मांग, एक तरीके से तुम देखोगे आज भी समाज में दहेज की मांग की जाती है। तो ये विवाह से पूर्व जो होने वाली जो प्रथा थी, जिसे टीका प्रथा, यानी जब किसी लड़के की सगाई की जाती थी तिलक लगा के, टीका बोले तो तिलक लगा के, तो उस वक्त लड़की वालों की तरफ से जो महंगे उपहार उनको देने पड़ते थे। इस प्रथा का प्रचलन हमें राजपूत काल में सर्वाधिक देखने को मिलता है। आज भी राजपूत समाज में तुम देख लो, ये डिमांड की जाती है, गहने की डिमांड की जाती है लड़की वालों की तरफ से, और ये प्रथा आज भी जो उनके समाज का
हिस्सा बने। हालांकि कुछ ऐसे उदाहरण भी मिलते हैं जिनके द्वारा ऐसी प्रथाओं को त्याग दिया गया। राजपूत समाज में भी अच्छे लोगों के द्वारा जो इस प्रथाओं का क्या किया जाता है, विरोध किया जाता है, लेकिन कई जगह हम देखते हैं कि उनके द्वारा बाकायदा दहेज की मांग की जाती है। और उसी दौरान पर्दा प्रथा, जो महिलाओं के द्वारा घूंघट निकालने की प्रथा है, आज भी हमारे समाज का हिस्सा है और ये प्रथा हमें देखने को मिलती है। तो ये घूंघट पर्दा प्रथा जो इसका कहते हैं कि अस्तित्व में कैसे आई, तो प्राचीन काल में ये अस्तित्व में नहीं थी, लेकिन मध्यकाल के दौरान जो विदेशी आक्रमणकारी भारत आते हैं उनके द्वारा भारत पे आक्रमण किया गया, तो महिलाओं की रक्षा हेतु ये प्रथा जो प्रचलन में आ जाती है। और इसमें भी जो महिलाओं के अधिकार सीमित कर दिए जाते हैं और उन्हें शिक्षा से वंचित कर दिया जाता है। तो इस तरीके से जो राजस्थान में मध्यकाल के दौरान ये जो कुप्रथाएं प्रचलन में थी। तो बोलिए, यहाँ तक आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, किसी तरह की समस्या हो, शंका हो, तो आप निसंकोच पूछ सकते हो। आपके पास जो शैक्षणिक व्हाट्सएप ग्रुप प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, उसके माध्यम से भी आप अपनी बात मुझ तक पहुँचा सकते हो। इतिहास विषय से संबंधित किसी तरह की आपकी जिज्ञासा, उत्सुकता हो, वो भी आप मुझसे साझा कर सकते हो। और अध्ययन अध्यापन से संबंधित किसी तरह की राय या सुझाव, वो भी आपके आमंत्रित है। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही, और सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।